बहुत 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 धन्यवाद आपका। मेरा ही सौभाग्य है, पहला कार्यक्रम आपके द्वारा संपादित इस कार्यक्रम में मेरे को सौभाग्य प्रदान किया जा रहा है। जी, इस ब्लॉग का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपकी जैसी महान हस्ती आज मंच पर पधारी है। सर्वप्रथम मैं आपका परिचय देना चाहती हूँ। आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी, आपकी जन्मभूमि सेवढ़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश। पिता श्री रघुवीर प्रसाद, माता स्वर्गीय लालबाई। आपकी शिक्षा एम.कॉम LLB, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड जर्नलिंग, जयपुर। सृजन विगत 48 सालों से हास्य, व्यंग, कविता, कहानी, दोहा, गीत, गजल, क्षणिका, उपन्यास, वृत्तांत, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज तथा बाल साहित्य सृजन आदि विधाओं में अनवरत लेखन। आपका बहुत ज्यादा विस्तार है, बहुत सारी विधाओं में आप लिखते हैं। प्रकाशन आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं विविध टीवी चैनलों पर आपका काव्य पाठ होता रहा है। आपकी प्रकाशित कृतियां 12 से अधिक हैं। आपकी स्तंभ लेखन चुप चर्चा चालू है, महाभारत प्रसंग, व्यंग तीर, व्यंग चक्रम, टेढ़ी खीर और यह मजाक नहीं है। संपादन काव्य संकलन, अक्षर आदित्य, शब्द साक्ष्य जैसे अनेकों हैं। अनेकों सम्मानों से सम्मानित हैं आप। सृजक संसद मुरार ग्वालियर द्वारा हास्य व्यंग्यकार सम्मान, मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा ग्वालियर द्वारा बसंत पंचमी निराला जयंती पर युवा साहित्यकार का सम्मान आपको मिला है। अखिल भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर द्वारा शिमला में विशिष्ट बाल साहित्य सम्मान से आप सम्मानित हुए हैं। रंजन कलश भोपाल द्वारा रंजन कलश शिव सम्मान से आप सम्मानित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश लेखक संघ भोपाल द्वारा पुष्कर जोशी सम्मान, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा राजस्थान द्वारा हिंदी भाषा भूषण सम्मानोपाधि, ग्वालियर विकास समिति द्वारा साहित्य सम्मान से सम्मानित हैं और इसके अलावा और भी अनेकों सम्मानों से आप सम्मानित हैं। संप्रति शिक्षा विभाग ग्वालियर में अध्ययन कार्य से सेवानिवृत्त और वर्तमान में आप एडवोकेट हैं। आपके सम्मान में कुछ कहना चाहती हूँ। स्वागत है आदरणीय श्री आपका। जी श्री महेंद्र भट्ट हास्य व्यंग्य के उच्च शिखर, साहित्य के सागर हैं। सरल सौम्य मृदुल वाणी, जन जन के नायक हैं। चिकोटी के आरंभकर्ता, नौ लेखकों के साथी हैं। मान सम्मान से विभूषित सृजन के श्रेष्ठ रथी हैं। सम्मान से स्नेह से परिपूर्ण साहित्य के दीप महान। हम आपके सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सादर नमन वंदन प्रणाम करते हैं। अब दीजिए हमें इजाजत प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करने की। हो सकता है हमारी बातें कदाचित आपको ना भाए, पर त्रुटियों गलतियों को कृपया क्षमा अवश्य कर जाएं। आपके पवित्र आशीर्वचनों से हम आगे बढ़ेंगे। जीवन के पथ पर आगे आपके मार्गदर्शन से हम प्रेरित रहेंगे। भट्ट जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति मंच पर हो चुकी है। आपके बारे में जानने की अभिलाषा बहुत सारे लोग रखते हैं। आपका जीवन प्रेरणा का स्रोत रहा है और आगे भी रहेगा। तो इसके साथ आगे का हम शुरू करने की इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया मृदु वाणी और संपन्न शब्द समृद्ध मंच के माध्यम के आपने जिस अल्फाज के जिस शब्दों से मुझे यहाँ पर नवाजा है, अलंकृत किया है, मैं तहे दिल से आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और खास तौर से आपका जो कांति ब्लॉग जो पहला आयोजन है, एक मुझे विश्वास है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और पहले प्रयास को देखते हुए आप काबिल गौर काबिल तारीफ है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ आपके मंच को, आपके मंच के जो भी पदाधिकारी हैं और आप जो एक कार्यक्रम मुख्य आयोजक हैं, आप सबको इसी तरह मार्ग प्रशस्त करे और आगे बढ़ने की हमेशा आशीर्वाद देते रहें। यही मैं प्रार्थना करता हूँ माता सरस्वती से। एन कैन प्रकार दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करती रहें। और जहाँ जहाँ मेरी उपस्थिति का अंदाज है
वहाँ मैं बराबर आपके साथ हूँ, प्रत्यक्ष रूप के भी, अप्रत्यक्ष रूप के भी। हाँ, मैं ये कहना ही चाहता हूँ, किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले अपनी माताओं को याद रखना उतना ही ज़रूरी हो जाता है, जितना कि हमें जीवन जीने के लिए भोजन-पानी की आवश्यकता प्रतीत होती है। जी। तो एक मंच पर कार्यक्रम शुरू करने के पहले बिना भूमिका के आप सभी के अनुमति, आशीर्वाद या शुभकामना या धन्यवाद जैसा भी समझें, एन कैन प्रकार है, नो फिटिंग द फ्रेम एवरी मैन। हर आदमी हर अलग-अलग तरह का होता है, लेकिन वह आदमी सर्वोपरि माना जाता है, तो हर हाल में देश काल वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूल ढाल ले, वही सबका सर्वोच्च जीवन माना जाता है, वही जीवन सर्वोपरि होता है। तो मैं सबसे जी। पहले माताओं को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि माँ, हम तुम्हारे पुत्र हैं, और किन-किन माताओं के पुत्र सभी जानते हैं। पहले मैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, कहता हूँ कि हमारी 3 माताएँ हैं। पहली हमारी भारत माता, जहाँ मैंने जन्म लिया है। दूसरी हमारी जी। अपनी माता, जिन्होंने 9 महीने अपने कोख में रखकर दुनिया में आने का सौभाग्य प्रदान किया है। और तीसरी हमारी अपनी सरस्वती माता, जिन्होंने मुझे बल, बुद्धि, विद्या और विवेक दिया है। तो उन सब तीनों माताओं की जो हमारी संप्रति जो प्रतीक हमारी माता है, माता सरस्वती, उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए बिना हम कोई कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते, बल्कि कार्य की पूर्णता में भी संदेह रहता है। मैं सबसे पहले माता सरस्वती के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। उसके पश्चात मैं आपके हर प्रश्नों का जो उत्तर, जैसा कि आपने तैयार किया है, जैसा कि जिज्ञासा है, पूरे पटल के इस पार, पटल के उस पार, सभी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए मैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दूँगा, और जैसा जो बन पड़ेगा मैं अपनी क्षमता के अनुसार तन, मन, धन जैसा भी है अपना विचार, अपने भाव संपदा जो भी है आपके बीच में लाने का प्रयास करूँगा, प्रदान करने की कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले जी। माता सरस्वती को आह्वान करना चाहता हूँ। कांति जी। जी, जी। आपका बहुत-बहुत मैं आभार मानता हूँ। आपने एक जी। पवित्र मंच पर मुझे यहाँ पर अवतरित होने का अवसर दिया, और मैं सबसे पहले माता सरस्वती के जी। चरणों में चंद पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ, ध्यान जी। चाहूँगा। जी। देखें, जी। हे माता शारदे, हे माता शारदे, हाथ जोड़कर विनती करूँ। हे माता शारदे, हाथ जोड़कर विनती करूं, तुम्हारे चरणों में रहकर, तुम्हारे चरणों में रहकर अपना शीश धरूं। हे माता शारदे, हाथ जोड़कर विनती करूं, तुम्हारे चरणों में रहकर अपना शीश धरूं, अपना शीश धरूं। देखें, चंद देखें, जी। तुम वाणी की देवी, तुम वाणी की देवी, तुम हो विद्या की दाता, तुम वाणी की देवी, तुम हो विद्या की दाता, तुम्हारे बिना मुझको कुछ भी नहीं है आता। तुम वाणी की देवी, तुम हो विद्या की दाता, तुम्हारे बिना मुझको कुछ भी नहीं है आता। तुम्हारे आशीष से, तुम्हारे आशीष से मैं हर बाधा को हरूं। हे माता शारदे, हाथ जोड़कर विनती करूं, तुम्हारे चरणों में रहकर अपना शीश धरूं। हे माता शारदे। अगला बंद देखें, जी। कच्ची राह चलूं, कच्ची राह चलूं, यह वरदान मुझे तुम देना। कच्ची राह चलूं, यह वरदान मुझे तुम देना। नव सृजन करूं जग में, सम्मान मुझे तुम देना। कच्ची राह चलूं, यह वरदान मुझे तुम देना। नव सृजन करूं जग में, सम्मान मुझे तुम देना। तुम्हारे कर कमल से, तुम्हारे कर कमल से रोज शब्द झोली भरूं। हे माता शारदे, हाथ जोड़कर विनती करूं, तुम्हारे चरणों में रहकर, तुम्हारे चरणों में रहकर अपना शीश धरूं। हे माता शारदे। अगला छंद देखें, जी। चहु ओर अंधेरा छाया, चहु ओर अंधेरा छाया, अपना मन घबराता। चहु ओर अंधेरा छाया, अपना मन घबराता। तुम आ जाती हो उर में, उजियारा हो जाता। तुम आ जाती हो उर में, उजियारा हो जाता। जब जब तुम हो माँ मेरे भीतर, जब तुम हो माँ मेरे भीतर, तो मैं क्यों डरूं। हे माता शारदे, हाथ जोड़कर विनती करूं, तुम्हारे चरणों में रहकर अपना शीश धरूं। हे माता शारदे। एक वंदना का अंतिम बंद निवेदन करता हूँ, कमरत मंच को देखें। जी।
कृपा इतनी रहे, कृपा इतनी रहे, माँ चरणों में स्थान रहे, कृपा इतनी रहे, माँ चरणों में स्थान रहे, बुरे विचार न आए मन में, इतना ज्ञान रहे, कृपा इतनी रहे, कृपा इतनी रहे, माँ चरणों में स्थान रहे, बुरे विचार न आए मन में, इतना ज्ञान रहे, वाणी शुद्ध रहे हमेशा, वाणी शुद्ध रहे हमेशा, जीवन सागर तरु, हे माता शारदे, हे माता शारदे, हाथ जोड़ कर विनती करूं, तुम्हारे चरणों में रहकर अपना शीश धरूं, तुम्हारे चरणों में रहकर अपना शीश धरूं, हे माता शारदे, हे माता शारदे। जय माता सरस्वती की। जी, शुरू करें? हाँ करिए, जी इजाजत है। जी, पहला प्रश्न है मेरा कि बचपन की कुछ यादें साझा करें आदरणीय, जो आप भी आपके मन में ताजा हैं या याद आ जाती हैं, जिन्होंने आपके व्यक्तित्व को आकार दिया हो, ऐसा कोई बात? बचपन नेट प्रॉब्लम हो गई है। जी बचपन जीवन की बुनियाद है। जी हर व्यक्ति के जीवन में बचपन उतना ही महत्वपूर्ण दस्तक होता है, जिस तरह से किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए पहली सीढ़ी होती है। तो जी बचपन में सबसे पहले घटना का मात्र एक माध्यम होता है शिक्षा, स्कूली जी शिक्षा। पहले माँ की गोद में बालक क्या करता है क्या नहीं करता है स्वयं बालक को भी याद नहीं है, लेकिन माँ को अच्छी तरह याद होता है। तो बड़े होकर के अपने बच्चे को बताती है माँ कि तुमने बचपन में ऐसा किया, तुमने बचपन में ऐसा किया, तुम गोद में थे कितनी लातें मारते थे, तुम गोद में थे तुमने कितना शू किया, कपड़े गीले करते थे, बार बार बदलते थे, ये सारी चीजें माँ बड़े होकर इसलिए सुनाती है कि उनको तो खुद को अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाला भी मनोरंजित होकर के उनकी बात का आनंद लेते थे। जी लेकिन जब स्कूली शिक्षा में जब पहली बार पढ़ा स्कूल में जब दाखिल कराने गए, तो जब जरूर महत्वपूर्ण बात याद आती है। सबसे पहले तो बच्चे को ले जाकर के स्कूल में ले जाते हैं, बोले ये इनके पैर छुओ, कौन है? बोले तुम्हारे गुरुजी है, आज के बाद ये तुम्हें शिक्षा देंगे। तो बच्चा बिल्कुल नम स्वर के एकदम उनके पैर छूता है, और गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, चलो आज से आपका बच्चा मेरे हवाले, अब मैंने पारंगत करूंगा शिक्षा प्रदान करके। ये तो यहाँ तक तो एक सामान्य सी बात है। ये महत्वपूर्ण बात जब होती है जब शिक्षा ग्रहण करते करते जब कोई समस्या आड़े आती है, समझ में नहीं आती है, तो गुरु समझा समझा के हार जाते हैं। लेकिन मुझे याद आता है जब एक बार शायद मैं कक्षा 6 में था, एक जी बार गुरुजी ने अपना काम पूरा कर दिया पढ़ाने के बाद, लेकिन हमारे जेहन में इतने सवाल उठते थे, उन सबके उत्तर लिए बिना हम वहां से स्कूल से नहीं चलते मत जाते थे, जब तक पूरे सवालों के उत्तर नहीं मिल जाए। और यहाँ तक गुरु को कहना पड़ता था भाई समय हो चुका है अब घर जाइए, बोले नहीं गुरुजी इसका उत्तर वो दीजिए। तो ये एक बात को लेकर गुरुजी बहुत परेशान रहे। आखिरकार उन्होंने शिकायत की मेरे पिताजी से कि आपका बच्चा मानता नहीं है, बहुत जरूरत से ज्यादा प्रश्न करता है, मैं तो परेशान हो गया इसको समझाते समझाते। बोले गुरुजी आप हार जाओगे तो मेरे दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि किस गुरु ने पढ़ाया, आपका नाम अमर है, तो उसकी जिज्ञासा को शांत करना गुरु की ड्यूटी है। लेकिन गुरुजी ने इतना सुनने के बाद एक महत्वपूर्ण हमको ये निर्देश दिया कि आप ठीक है शाम को मेरे घर आ जाए करो। मुझे याद आता अच्छी तरह से लगातार यानी 8 महीने तक उनके घर गया और पूरी तरह से अंग्रेजी सीख ली। जी यानी जो टेंस होते थे काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अंग्रेजी में उन्होंने हमको 8 महीने के अंदर ट्रेंड कर दिया कक्षा 6 में, जबकि ये कोर्स में भी नहीं था। लेकिन हमें याद आते वो गुरुजी बहुत अच्छे थे, उनकी लंबी चोटी थी, लंबी चोटी को लेकर लोग बाग उनका मतलब कहते हैं अपने आज की भाषा में, उस समय क्या कहते क्या नहीं कहते मुझे याद नहीं, उनकी लंबी चोटी कह करके मैं घर पे जाता था, कहाँ गए थे? वो लंबी चोटी वाले मास्टर साहब के यहाँ गए थे।
ऐसा तो मैं लंबी चोटी हमेशा आज भी याद आती है, और ये मैं घटना को कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मुझे भी जब भी अगर कोई अगर देखता हूँ तो जितने भी मैं शिक्षक को देखता हूँ, लंबी चोटी वाला कोई नजर नहीं आता। ये आज मुझे मलाल है इस बात का। हाँ काश जी, लंबी चोटी वाला शिक्षक फिर मेरे सामने आ जाए तो लगता है मैं बचपन को फिर जीवंत कर लूंगा। जी। वैसे आपकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी आदरणीय? हमारी शिक्षा हमारे पिताजी हेडमास्टर थे, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय रही, जिला शिवपुरी। मैं वहाँ कक्षा 8 तक पढ़ा, फिर 9th क्लास से लेकर कक्षा 9 से लेकर के 12वीं क्लास तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केवड़ा, जिला दतिया से मैंने पास किया। 12 पास करने के पश्चात, 12 नहीं 12वीं नहीं था उस समय इंटर था केवल 9, 10, 11 सन 71 की बात है। 71 में मैंने हायर सेकेंडरी पास करने के बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैंने एमजीएस कॉलेज भिंड में महाराजा जीवाजीराव केंद्रीय महाविद्यालय भिंड में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ से वाणिज्य स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात 1976 में मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी स्नातकोत्तर कॉमर्स की उपाधि मैंने महारानी लक्ष्मीबाई कला वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर से प्राप्त जी, किया। उसके पश्चात मैंने एलएलबी विधि विधि स्नातक की डिग्री मैंने महारानी लक्ष्मीबाई कला वाणिज्य महाविद्यालय से प्राप्त किया। और दरमियान उसी के बाद पश्चात में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पत्रकारिता का पोस्ट ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म में पत्रकारिता कोर्स मैंने हासिल किया। ये मेरी शिक्षा यहाँ से मेरी रही। जी, जी। लेकिन अब अगला शुरू होता है कि साहित्य की यात्रा आपकी कहाँ से शुरू हुई? साहित्य की साहित्य यात्रा ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर जीवन में साहित्य नहीं होता, और जो साहित्य नहीं जी, होता निश्चित मुझे वो उसको आज भी समझने में संदेह होता है। तो साहित्य एक जी, ऐसी चीज है तो साहित्य के बिना किसी को ज्ञान नहीं होता। कहते हैं ना, मैं पढ़ता था, जब 9th में मैं आया तो एक पाठ पढ़ाया गया, ज्ञान राष्ट्र के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। अगर ज्ञान है और ज्ञान का अगर मान लो समूह है, ज्ञान बहुत जरूर है, ज्ञान है तो ज्ञान से ही साहित्य की उत्पत्ति होती है। मैंने पढ़ा है। और इसके क्या, क्योंकि हर जीवन में हर आदमी के जीवन में ज्ञान का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि क्या मैंने जैसा कि बताया भोजन पानी की आवश्यकता है। और साहित्य का मेरे बचपन से ही रहा। अगर यूं कहें, बाद में जब होश संभालने के बाद मुझे पता लगा कि हमारे पिताजी भी कवि थे, हमारे परबाबा भी कवि थे, हमारे उनके पिताजी भी कवि थे, कुल मिला के खानदानी परंपरा थी। हमें ये साहित्य का यानी कविता लिखने का गुण जो मिला है वही परंपरागत गुण है, मुझे विरासत में मेरी एक प्रतिभा मिली है। इसके लिए मैं बिल्कुल अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी। और पहली रचना लिखते समय कोई खास प्रेरणा या कोई आपको कुछ याद हो? नहीं, ऐसा ऐसी कोई खास प्रेरणा नहीं हुई, लेकिन प्रेरणा अवश्य हुई। लोग बाग कहते बहुत अच्छा लिखते हो, इस तरह से ये कहेंगे। मुझे चने पे झाड़ पर बैठाने की कोशिश की गई, मैं बैठ गया तो चने का झाड़ आज की तारीख में बड़े वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। चना तो गायब हो गया, उसकी जगह पे बड़े वृक्ष के रूप में ये आज सामने है, और उनका आशीर्वाद पूरा बराबर मिला। और उस समय मैंने एक रचना लिखी थी, बहुत छोटे था जब। और वो रचना कहाँ से लिखी, अब अगर मैं घटना सुनाऊं तो रचना बनती है, और घटना न सुनाए तो रचना अपने आप में घटना बता देगी। पहली रचना मैं जब कक्षा 10 में था तो मैंने लिखा। जी, तो क्या लिखा, जी, आपको सुनने में हंसी लगेगी, लोग कहेंगे ये कोई कविता है। कविता नहीं है, मगर है तो भावना तो है। अब सुनिए, मैं आपके सामने रखता हूँ, पहली जी, कविता आपके सामने रखता हूँ जैसा जी, कि है, अब टूटे फूटे शब्दों में। क्योंकि आज भले ही परिपक्वता को प्राप्त कर लिया, लेकिन जब जब टूटे फूटे शब्दों की बात नहीं करेंगे तब तक मेरे को मन में संतुष्टि नहीं मिलती है। मुझे भी अपने आप में भी अपने वजूद को जो जीवित है उसको कहने में भी संदेह होता है। कविता देखें, जी, ध्यान जी, चाहूंगा। ओ हल्ले जी, कल्ले पोले टुंडे चोखे किटकोले। अब बहुत नाम दे, सुंदर, गांव ग्रामीण बहुत परिवेश में पढ़ा, ग्रामीण परिवेश में पला पढ़ा, वहां से बढ़ा के होकर के महानगर में आया। देखें, जी, ओ हल्ले कल्ले पोले टुंडे चोखे किटकोले, को खोके दद्दा को देखो किड़बम किड़बम बोले। ये पहली रचना लिखी, मजाक में लिखी गई, कैसे भी लिखी मैंने जी, लिखा, पिताजी ने पढ़ा और कुछ नहीं कहा, वो हाँ ठीक है, कब चलता है ऐसे सब। क्या इस तरह की पढ़ाई को इस तरह से कहा, उसी तरह से हवा देते रहे। जान चाहूंगा, देखें। ओ हाँ, हल्ले कल्ले पोले टुंडे चोखे किटकोले, को खोके दद्दा को देखो किड़बम किड़बम बोले, जाने बड़े भोर चैटू कक्का के पहले मुड़ी घुटाई। ये घटना सामने देखिए, घटना को मैंने किस तरह से लिखा वो मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा घटना बताऊंगा तो कविता रह जाती है, कविता बताऊंगा तो घटना अपने आप सामने आ जाती है। ओ लेकिन हल्ले कविता कल्ले पोले, ओ हल्ले कल्ले पोले टुंडे चोखे किटकोले, को खोके दद्दा को देखो गिड़बम बोले, जाने बड़े भोर चेटू कक्का के पहले मुड़ी घुटाई, फिर कुछ मुंडी के दही लगाओ, फिर कुत्तन पे चटवाई। फिर मुंडी के दही लगाओ,
फिर मुंडी के दही लगाओ, फिर कुत्तन पे चटवाई, फिर कुत्तन पे चटवाई, खो के दद्दा चट बोले, खो के दद्दा चट बोले, मैंने अपनी मुड़ी घुटाई, मेरे घर में मैंने अपनी मुड़ी घुटाई, मेरे पास नहीं है रुपया पैसा तो घर की करी दवाई, मेरे पास नहीं है रुपया पैसा तो अपने घर की करी दवाई, काहे जुरे सब खाए ले, काहे जुरे सब खाए ले, गरीब तो वैसे ही मर रहा, हमारे नहीं है पैसा न कहू तो अपने जतन कर रहा तो अपने जतन कर रहा। और मैं एक और बात बता दूं, हमारा इलाका बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेली भाषा की जी, बाहुलता है, इसलिए कोई बुंदेली जी, भाषा का प्रयोग परिस्थितिवश मुझे अपने आप हुआ है, मुझे नहीं करना पड़ा, अपने आप हुआ है। जी। लेकिन बहुत सुंदर लिखा आपने, पहली कविता में ही बहुत कुछ है, अब बहुत मैं सार है। घटना ही बता दूं, मैं घटना ही जी, बता दूं, हमारे जी, हमारे जी, बाबा थे कंबोजिया राज कवि, उनके बगल में रहते जी, थे जगत नारायण प्रजापति, प्रजापति जिनको जो घड़ा बनाने का काम करते हैं, तो उन्होंने क्या जी, किया, उनको यानी उनके मुड़ी पर वो फुंसियां हो गई थी बहुत ज्यादा, तो एक बार गए वो नाई के अपने बाल मतलब घुटी मुड़ी करा कर आ गए, तो दही ले आए, जी, उन्होंने दही लगा करके तो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं ना कुत्ते के पिल्ले, उनसे चटवा रहे, जी। बोले जी क्या है, बोले देसी दवाई है, वो आके कविता मैंने लिखी है। अच्छा, अच्छा। कोई ये घटना पर ही आधारित है सर, घटना पर ही। हाँ, अ, जी, अगला मैं पूछना चाहूँगी व्यंग्य के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं मैं आपकी रचनाएँ पढ़ती रहती हूँ, उससे संबंधित 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। साहित्य की सिंगार हो, शब्दों के संरक्षक, साहित्य की सिंगार हो, शब्दों के संरक्षक, व्यंग्य की तीखी धार से बढ़ा ज्ञान हर पल, कृतियों में अंकित हुए अमिट हुआ योगदान, सम्मानों से शोभित है सजीव एक पहचान। मैंने देखा है आप व्यंग बहुत ही शानदार लिखते हैं, आप बहुत अच्छा लगता है। तो आभार आपका। जी, तो अगला मेरा प्रश्न है कि व्यंग लेखन की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? क्या आप इसे अपने अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली माध्यम मानते हैं? क्योंकि जी, हम तो जी, बहुत ही प्रभावित जी, होते हैं आपके व्यंग से। जी, 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 जी। जब मैं भिंड में वाणिज्य जी, स्नातक की डिग्री हासिल कर रहा था, मैंने बहुत जी, दर्दीले मुक्तक, गीत, कविताएँ लिखी। यहाँ तक कि मैंने एक उपन्यास भी लिखा, अछूती जी, मंजिल, जिसको अमृता प्रीतम जी, जी ने अवलोकन किया है। और जी, अमृता प्रीतम को सभी जानते, पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की यशस्वी कथाकार थी, साहित्यकार थी। लेकिन जी, उस समय जब दर्दीले गीत लिखे, जब मुखर होकर के मैं सामने आया, यानी बीकॉम करने के बाद ग्वालियर में एमकॉम करने के लिए आया, तो कुछ मंच मुझे मिले, मैंने उन गीतों को जी, पढ़ा, दर्दीले गीतों को पढ़ा, कविता को पढ़ा, लोग प्रभावित हुए, लेकिन मन को संतुष्टि मेरे खुद को नहीं मिली। तब मैंने देखा इस तरह कैसे चलेगा, तो उस समय काका हाथरे को सुना करता था मैं, उनकी रचनाएं मैंने पढ़ी, विमल मित्र को पढ़ा मैंने, शरद जोशी को पढ़ा, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार को मैंने खंगाल डाला, रामावतार त्यागी को पढ़ा मैंने, चतुर्सेन को पढ़ा, प्रेम वाजपेयी को पढ़ा, गुलशन नंदा के कभी उपन्यास पढ़ डाले। तब कहीं जाके मैंने सोचा कि सीधे सीधे बात समझ के ये कबीरदास ने भी प्रभावित किया मुझे, सूरदास ने कोई पढ़ा, मैंने मीराबाई को भी पढ़ा, तो ये सारी रचनाओं का अध्ययन करने के पश्चात इस नतीजे पहुंचा कि बात तो साहित्य का सृजन लोक मंगलकारी होना चाहिए। लोक मंगलकारी साहित्य की रचना उतना ही कालजयी रचना होती है, जिस तरह अयोध्या के उपाध्याय हरिऔध की रचना होती है, पद्माकर की होती है, मंगल सिंह सुमन की, बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, जयशंकर प्रसाद को मैंने पढ़ा। तो इन सब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं वाकई में, अब मुझे लगा कुछ काम करना चाहिए। मैंने काम किया, काम करने में जरा देरी होती थी, भीड़ इतनी थी, बड़े बड़े कवि थे, बड़े बड़े कवियों के, मैं अदना सा कवि, मैं तो मुकाम तय करने में, ये सही है कि साहित्य साधना का काल मांगती है, साहित्य तपस्या जी, मांगती है कि जी, जी, आज मैंने एक चिकोटी लिखी थी, आज अभी कालांतर में बता दूं, कल का ज्ञानी आज ज्ञानी है, कल का ज्ञानी आज ज्ञानी है, कल विज्ञानी हो गया, परसों प्रज्ञानी हो जाएगा और साहित्य का महारथ ही कहलाएगा। ये हमारा दुर्भाग्य है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कविता को लिखने के पहले उसके लिए तपस्या होती है। कविता लिखना आसान तो नहीं, लेकिन कठिन भी नहीं है। अगर जिनके अंदर कला है, परिपक्वता है, वो कविता आसानी से लिख लेता है। कविता लिखना जी, यानी जैसे लगता है चट्टान पर मोमबत्ती से लकीर उकेरना। कविता लिखने का अर्थ है जैसे कि पानी में चाकू की धार से लकीर बनाना। कविता लिखना इतना ही सरल है, उतना ही कठिन है। मुझे मालूम है कविता एक समुंदर है, मुझे मालूम है कविता एक समुंदर है, जो उसमें डूब जाता है वही पार जाता है। किसी की चार पंक्तियां गजब का काम करती हैं, किसी का लिखा हुआ बेकार जाता है, किसी का लिखा हुआ उम्र भर का लिखा हुआ बेकार जाता है, उम्र भर का लिखा हुआ बेकार जाता है। अब सवाल है आपका व्यंग।
जब जी, मैंने सीधी सीधी बात की, लोगों के गले नहीं उतरी। तब उसको उल्टे उस तरह का हजामत बनाना शुरू कर दिया, तो लोग तारीफ करने लगे, हतप्रभ हो गए, बोले ये कैसे हो गया? बोले ऐसा ही होता है, गंगा उल्टी गंगा बहाना भी एक कला होती है, और ये कला पता नहीं कहाँ से मुझे प्राप्त हुई। तो मैं यही समझता हूँ कि गंगा सीधी गंगा में चले तो क्या, यानी अगर विपरीत धार में चले तो बात अलग है। तो मैंने यहाँ के व्यंग वहीं के, जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, बोले हमारा नाम जी, है महेंद्र। बोले अगर आपका नाम धीरेन्द्र होता तो क्या कर लेते? तो कोई बात हुई? बात तो कुछ नहीं है, बात बना दी। बोले आप कितने भाई हैं? बोले 3 भाई। बोले अगर 4 भाई होते तो क्या कर लेते? ये भी कोई बात नहीं है। तो व्यंग ये शुरू होता है, और व्यंग के लिए मैं ज्यादा नहीं, विसंगतियां हास्य पैदा करती हैं। अगर विसंगतियां हैं, परेशानियां हैं, और परेशानियों को आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, तो परेशानियां आपको दबोच लेगी, आपको यानी बहुत आपके जीवन को छोटा कर देगी। अगर परेशानियों में, अगर मुसीबत में आप खिलखिलाकर हंसेंगे, हंसते रहेंगे और व्यंग की शैली में जिएंगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बढ़ेगा। मैं तो यही कहता हूँ, खाना खाओ आधा, खाना खाओ आधा, पानी पियो दूना, व्यायाम करो 3 गुना। खाना खाओ आधा, पानी पियो दूना, व्यायाम करो 3 गुना, मगर हंसो 100 गुना, हंसो 100 गुना। मेरी गारंटी है आपकी उम्र में 10 साल बढ़ जाएंगे। इसलिए हंसते रहिए, हंसते रहिए। इसलिए व्यंग का माध्यम मुझे अपनाना पड़ा। व्यंग व्यंग में एक बात और है, व्यंग में किसी पे भी चोट कर सकते हैं। सीधे सीधे अगर किसी को कहेगा आप राक्षस हैं, तो नाराज हो जाएगा, आपसे झगड़ा करेगा। अगर व्यंग के माध्यम से कहते हैं अरे आप तो करताज हैं, आप तो करताज हैं, यानी व्यंग व्यंग एक कंबल की तरह है। व्यंग एक कंबल की तरह है, जो ओढ़ते हैं, सर्दियों में मजा तो देता है लेकिन चुभता भी है। सर्दियों में गर्मी का मजा दे लेकिन चुभता भी है। व्यंग एक ऐसा है जैसे चांदी की थाली में रेशमी रुमाल से लपेटा हुआ जूता, जूता चांदी का नहीं, चमड़े का जूता, व्यंग उसको कहते हैं। ये व्यंग है, जी, ये हमारी अपनी परिभाषा है, जरूरी नहीं कोई सहमत हो, एक हमारा तर्क है जो हम अपनी जगह जी, पर रखते हैं। यही मेरा व्यंग लिखने का उद्देश्य रहा है। जी, आपकी आपकी लेखन शैली में ऐसा बहुत ही विशेष तत्व है, और यही पाठकों को आकर्षित करता है, हमें भी आकर्षित करता है। हमने भी बहुत 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 पढ़ा धन्यवाद आपका। आपका। जी, जी। अब मैं मैं अगला। जी, हाँ, हाँ जी, बोलिए आप बोलिए, कुछ पूछिए आगे। हाँ अगला सवाल, हाँ क्या? अम, मैं संघर्ष और कठिनाइयों के बारे में जानना चाहूंगी कि क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप चलिए तो थोड़ी बहुत कठिनाइयां या ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। कभी कभी हमें संघर्ष भी करना ही पड़ता है। तो हाँ ये मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल सहमत है। आप अपना प्रश्न पूरा कर लें, फिर मैं उत्तर देता हूँ, प्रश्न पूरा करें। जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि साहित्य यात्रा के दौरान किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपने उनका समाधान कैसे किया सर? साहित्य यात्रा के दौरान तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई, सहजता से जी, रास्ता प्राप्त होता चला गया। जी, कठिनाई आई मुझे शिक्षा की यात्रा में, जीवन यात्रा की, बचपन से लेकर के जवानी की यात्रा में जो कठिनाई आई, उसका मैं प्रसंग उल्लेख करना चाहता हूँ। मैं जी, जरूरी तो नहीं मानता, लेकिन जरूरी भी समझता हूँ। जी, जब मैं बीकॉम करने के पश्चात केवड़ा में अपने गृह नगर गांव में पहुंचा, जी, तो आगे शिक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासा मेरे मन में थी, ललक थी पढ़ाई करने की, आगे मुझे एमकॉम करना है। लेकिन पिताजी चूंकि साधारण अध्यापक थे, उन्होंने मना कर दिया कि मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है, अब मैं तुम्हें अधिक नहीं पढ़ा सकता। जी, ठीक, तो मैं भी बेबस हो गया। मैं चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूंगा क्या ना करूंगा, ये भविष्य गर्त में था। जी, मैं अपने दादी माँ के पास चारपाई में लेटा हुआ था, तभी एक जी, अचानक आवाज आई, बाहर से दंदनाता हुआ एक मेरा मित्र, जिन्होंने मेरे साथ भिंड से बीकॉम की शिक्षा ग्रहण किया, बीकॉम की डिग्री ली। मित्र मेरे जी, पास आए, बोले चलो ग्वालियर ग्वालियर चलो। उन्हें ग्वालियर में जी, क्यों चलूं? और उस मित्र का नाम था सुरेश चंद्र गुप्ता। जी, सुरेश चंद्र गुप्ता मेरे सहपाठी थे बीकॉम में, बारह भिंड में हम दोनों साथ साथ पढ़े। वो मेरे घर आए, ग्वालियर चलो। हमने कहा क्यों? बोले एमकॉम में एडमिशन लेना है। मैंने कहा मेरे पिताजी ने मना कर दिया, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं एमकॉम में एडमिशन नहीं ले सकता। अरे चलो तो सही, फार्म डाल के आ जाएंगे, देखेंगे जो होगा तो देखेंगे। ना चाहते हुए मेरे को जबरदस्ती ग्वालियर ले गए। जी, पहली बार ग्वालियर की धरती पर पांव रखा हम दोनों ने। जी, अब कहाँ जाए, आधी रात हो चुकी थी, कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जी, लेकिन पूछते पाछते
हम लक्कड़ खाने पहुंचे तो हमारी एक बुआ रहती थी, रामदेवी बुआ, जी, वहां पहुंचे। हम दोनों ने वहां पे रात गुजारी और सवेरे होते ही चाय पी करके निकल दिए जी, कॉलेज की ओर। माधव जी, महाविद्यालय ग्वालियर, महारानी जी, लक्ष्मीबाई वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर, दोनों जगह फार्म डाल करके जी, जी, उसी दिन वापस केवड़ा लौट जी, आए। वो अपने गांव चले गए। केवड़ा के नजदीक जी, 12 किलोमीटर उनका गांव है राहुली, तो हम दोनों जी, चले गए। जी, अब उसके पश्चात चलता रहा, उपन्यास हम पढ़ने में मशगूल रहे। गुलखनंदा को पढ़ते रहे, हम प्रेम वाजपेयी को पढ़ते रहे। उन दोनों गर्मियों की छुट्टी थी, मई जून की, जुलाई का आने का जी, शेष था। चलता रहा, जी, लेकिन फिर उसका गुप्ता जी का संजोग नहीं बना। वो शायद सीधे निकल गया, जैसा भी हो। मेरे पास एक नोटिस आया जुलाई में, हुँ, बोले आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 4 जुलाई तक कॉलेज में कक्षा में उपस्थित हो। मैंने सोचा जब मैंने फीस नहीं भरी, फीस भरने की डेट निकल चुकी थी, फीस थी 30 जून। तीस जी, जून जी, तक फीस भरना, जब कोई खबर नहीं कोई खबर नहीं, सीधा सीधा नोटिस आया कि आप तुरंत 4 तारीख को उपस्थित हो। मैंने जी, सोचा कि मैंने फीस भरी नहीं है, ये कैसे कब हो गया है। लेकिन जी, पिताजी को मैंने बताया, पिताजी बोले चले जाओ। तो दादी माँ ने मेरे को, दादी माँ ने नहीं, दादी माँ तो 73 में ही खत्म हो चुकी थी। माता जी ने, मेरी जी, माँ ने बोले जाओ। तो मैं गया क्लास में एडमिशन। ये सबसे पहले तो ये पता लगाया मेरी फीस किसने भरी। तो जी, निस्संदेह स्पष्ट बात हो गई, मेरी फीस भी सुरेश चंद्र गुप्ता जी ने भर दी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो तब जब इतनी बात हो गई तो पिताजी बोले जी, अब जैसे भी हो तैसे, जैसा एम कॉम कर लो अब, तो हम पैसे की हुँ, व्यवस्था करेंगे। और क्या क्या पापड़ बेले, ये शब्दों में कथनीय है, ये समझा जा हुँ, सकता है। क्योंकि फिर जी, जी, अगर मान लो कोई बात कहे तो ये लगता है कि हम अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं। इसलिए मैं बताने में गुरेज करता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता किस तरह से मैंने जी, परेशानियों को उठाते हुए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी किया और जी, किया पिताजी ने मेरे। जी, जी, लेकिन लेकिन नंबर 2 का कोई काम नहीं किया। ये हमेशा जी, ध्यान रहा, ईमानदारी हमारी दौलत रही है। नहीं तो मुक्ता की याद, और एक दुआ याद आता है ना, मरते मरते जी, जी गया अपना फिर ईमान, काली दौलत से जी, नहीं होती ऊंची शान। तो इस तरह से मेरे एमकॉम की पढ़ाई पूरी हुई। और ये जी, जो खुदा का फजल था, मैंने कुछ ट्यूशन भी ले लिए। 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक का ट्यूशन पढ़ाए और 100-200 रुपए मैंने कमाते रहे। इस तरह से मेरे एमकॉम की पढ़ाई पूरी हो गई। अब एमकॉम की जी, पढ़ाई पूरी तो हुई, लेकिन उसके पहले जी, एमकॉम प्रीवियस में सन, अब घटना की बात आ रही है, वो घटना जरूरी है यहाँ उल्लेख करना, जैसे कि मैंने कहा था। जी, जी, दिसंबर जी, दिसंबर 1974 एंड हो गया, 1 जनवरी 1975 प्रारंभ हो गया। दूसरे दिन अखबारों में छप गई, शिक्षक का अपहरण कर लिया गया। अच्छा, जी, बताया जाता है तौड़ा के पास जी, में ड्रॉली पावर के हेडमास्टर श्री रघुवी प्रसाद भट्ट का अपहरण कर लिया गया। यह सुन आपके करके पिता मैं चौड़ा चला गया। उस समय एक बहुत बड़ी बात हो गई थी हमारे साथ। हमारे जो हुँ, जयविलास पैलेस है, राजमाता जी, विजय राजे सिंधिया का महल, यानी माधवराव सिंधिया जी, का महल, वहां पर मुझे जी, चौकीदारी की नौकरी भी मिल गई थी। तो हमें जी, सहायता के रूप में 150 और 150 रुपये प्रति माह देना स्वीकार किया था। मैंने ये जी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने मैंने काम किया। ये जो फर्स्ट हुँ, जनवरी को जो घटना घटने के बाद खबर मिली, मैं चौड़ा चला गया। तो वे जी, बड़े परेशान हुए, घर में कोहराम जी, मचा हुआ है। मेरे पिताजी की पकड़ हो गई और जैसे सम्राट ज्ञान सिंह द्वारा अपहरण कर लिया गया था। जी, लेकिन 2 दिन तस्दीक करने के बाद डाकू भी पछताया, मैंने किसको पकड़ लिया, सीधे साधे एक अध्यापक का अपहरण कर लिया। वो भी अपनी करनी पर होया, पछताया। जी, आखिरकार 9 जनवरी को उन्होंने बिना कहे सुने छोड़ दिया। जी, हालांकि 50,000 रुपए की मांग की थी। 50,000 का मतलब आज की तारीख में 5 करोड़ या 5 लाख, जैसा भी हो सकता है। खैर, तो जी, उन्होंने 5 9 जनवरी 1975 में बिना कहे सुने छोड़ दिया। और 2 रुपए दे करके दक्षिणा में बोले पंडित जी जी, ने माफ कर देना, मैंने गलती से आपका अपहरण कर दिया। जी, बहुत ठीक है, बड़ी घटना हुई। जी, लेकिन अब भगवान के घर में देर है अंधेर, अब क्या कर सकते हो। 19 जनवरी को खुद दान दस्यु ज्ञान सिंह स्वयं मरकर आ गया। जी, पुलिस वालों ने उसको एक मुठभेड़ में मार गिराया। बाकी 4 लोग जी, जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ये हमारे जीवन की पहली घटना है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और दो बहुत रुपए महत्व जो 2 रुपए उन्होंने दक्षिणा के दिए थे ना,
उसमें क्या जी, किया, हमारे परवावा राजकवि यानी शंभुजार राजकवि ने 2 रुपए का दूध लाकर कुत्ते को बच्चे को पिला दिया, बताइए। बच्चों को दूध जी, पिला दिया, बोले जो पुण्य का काम है। तो ये जी, घटना महत्वपूर्ण घटना हमारे जीवन की पहली और शायद अंतिम घटना है। यूं तो घटनाएं जी, तमाम घटती रही हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण था, आपके सामने ये शेयर किया मैंने। जी, जी, बहुत बड़ी घटना है सर, छोटी-सी घटना नहीं है, लेकिन ये लोगों के लिए प्रेरणा भी है और उस समय आपके देखिए ₹2 मिले भी उन लोगों के द्वारा तो कुत्ते को दूध पिला दिया उन्होंने। अगला प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी ऐसा भी क्षण आया आपके लेखन को छोड़ने का विचार किया हो या फिर कभी ग नहीं, उसे कभी नहीं, कभी जी, नहीं, कभी नहीं आया। लेखनी के बिना हम कभी जिंदा नहीं रह सकते हैं। यानी ये जी, कहेगा हम लेखनी के लिए, लेखनी हमारे के लिए। तो जी, लेखनी के बिना हम रह ही नहीं सकते। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ कुछ ना कुछ लिख ना लें। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसके परहेत में कोई काम अच्छा कर ना लें। कभी ऐसा मौका जी, कभी नहीं आया। कभी हालाँकि नहीं आया नहीं। हकारत तो मिली है, हकारत मिली है, दुश्वारियाँ आई हैं। लोगों ने कहा कि जी, अरे! क्या रखा कविता में, क्या रखा, पान की दुकान खोल लो। अरे पान की दुकान तुम खोल लो, हम क्यों खोलें? हमें अपना काम करना है तो अपना काम करो। बात भी सही है, बात भी जी, सही है। ज़बरदस्ती के कवि बनना एक मतलब अभिशाप ही है। कविता मन से निकलती है और मन से निकलते जी, के कविता लिखने का एक हमारा उद्देश्य ये रहा ना, कोई तो जवाब फ़ौरन दे दिया करता है, कोई तो जवाब फ़ौरन दे दिया करता है, कोई मन में बात जी, छुपा लिया करता है, कोई व्यक्त जी, करता है लिख कर के कागज़ पे, कोई व्यक्त करता है लिख कर के कागज़ पे, कोई अपने आँसुओं से कहलवा लिया करता है, कोई अपने आँसुओं जी, से कहलवा लिया करता है। ये हमारी मन की बहुत मजबूरी है। लेखनी के जी, द्वारा जब तक कुछ लिख ना लें, तो मेरा मन हल्का नहीं होता। दुनिया की नहीं खुशियाँ बहुत एक तरफ और लेखनी के द्वारा लिखा जाना महत्वपूर्ण हमारी ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है और लेखनी के बिना तो हम ज़िंदा रह ही नहीं सकते, ये मान के चलें। जी, बहुत सुंदर बताया आपने। फिर अगले प्रश्न से पहले मैं 2 लाइन आपके लिए सुनाना चाहूँगी। शब्दों में जादू भरे भावों का अंदाज़, व्यंग बाण से सजी अनमोल आपकी बात, रचनाओं में गढ़ दिया यश का सुंदर मोल, सम्मानित हो चारों दिश जैसे रत्न अनमोल। आपको मैं बहुत मानती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपकी रचनाएँ पढ़ने में और बहुत-बहुत सुनने में। जी, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत आभार। इतने जी, खूबसूरत शब्दों से मेरा आप मान बढ़ा रही हैं और वाक़ई में शायद ऐसा लगता है कि हमने 7 जन्म की तपस्या करते हैं कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैंने ये आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए ये तपस्या मेरी रंग लाई है। नहीं, बहुत अच्छा मुझे मिल के आपसे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मंच लोगों के लिए आपका ये जो जीवन कथा है ना, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। क्योंकि मैंने देखा है आप नए कलाकारों को, रचनाकारों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, उसे समझाते हैं, सिखाते हैं। ये मेरी आँखों देखी बातें हैं ना, तो ये इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत क्योंकि मैं जानती हूँ कि इससे लोगों को बहुत सहयोग मिलेगा सर। नहीं, मेरा मेरा मानना जी, है विसंगतियों के दौर में दलदल के बीच में हम तो फँसे हुए हैं, लेकिन हम ये जी, चाहते जी, हैं आने वाली पीढ़ी ना फँसे। मैं एक जी, छोटी चिकोटी आपके सामने रखता हूँ। मेरे जी, जन्म लेने के 10 मिनट पहले मेरे जन्म लेने के 10 मिनट जी। पहले मेरे दुश्मन पैदा हो गए। मेरे जी, जन्म लेने के 10 मिनट पहले मेरे दुश्मन पैदा हो गए, तभी तो जी, सरेआम मेरी राहों में कांटे बो गए। तभी तो जी, सरेआम मेरी राहों में कांटे बो गए और मैं ईमानदारी से उन कांटों को धीरे-धीरे हटा रहा हूँ, जिससे आने वाली पीढ़ी को कोई काँटा ना चुभे, रास्ता बना रहा हूँ, रास्ता बना रहा जी। हूँ। मैं हमेशा यही चाहता हूँ नई पीढ़ी को अगर रास्ता देंगे, कोई हमको महत्व देगा, अदरवाइज़ हम अगर अपने अ, ग दूसरों को छल करेंगे दूसरों के साथ, तो निश्चित रूप से हमें नरक में जगह मिलेगी और स्वर्ग की तो कल्पना बहुत दूर है। जी, लेकिन मैंने देखा है निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हुए आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को समझाते हुए नहीं, मैंने देखा नहीं, है। तो एक बात को मैथिली शरण गुप्त ने खुद कहा ना, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अपने जी, लिए जिए तो क्या जिए, जियो तो औरों के लिए जियो। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अगर औरों की भलाई के लिए आपको अगर हिंसा का सहारा लेने पड़े तो अपराध नहीं है, वो पाप नहीं है, लेकिन अपने लिए तुम हिंसा करोगे तो निश्चित रूप से आप पाप के भागी हैं। मैं तो हुँ, गीता को मानता हूँ, मैं राधा कृष्ण के प्रेम को मानता हूँ। ये जी, बात का प्रेम जो वैलेंटाइन डे इसको नहीं मानते हम राधा कृष्ण का प्रेम। राधा कृष्ण ने अपनी जो परिभाषा दर्शाने के लिए एक हमारे महामानव के रूप में धरती पर अवतरण लिया,
केवल यही संदेश देने के लिए कि समाज का हर प्राणी प्रेम का भूखा होता है। प्रेम के कई रूप होते हैं। अगर प्रेम हो तो राधा कृष्ण जैसा हो, अगर मर्यादा हो तो सीताराम जैसा हो। तो इस तरह से हमारे जीवन में ये चीजें उतारने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं अब संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगर संस्कृति को बचाना है तो अध्ययन बहुत जरूरी है। अध्ययन जरूरी है तो अध्ययन के पहले हवन भी जरूरी है। हवन किसका? अपने प्राणों का हवन, अपनी प्राणों की आहुति, लोक मंगल के लिए प्राणों की आहुति देना बहुत जरूरी है। जी, बहुत अच्छा बोला आपने। अगला प्रश्न करती हूँ कि आपको अनेक सम्मान मिले हैं। अभी मैंने कुछ बताए और उसके बाद मैंने ये कह दिया कि और भी बहुत सारे सम्मान हैं। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ आपको मिली हुई हैं। आपको प्यार से लोग साहित्य सम्राट, सागर जैसी उपमाओं से विभूषित करते हैं। तो सर, इस पहचान को पाने में चुनौतीपूर्ण सफर रहा है आपका। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी सम्मान को पाने में कोई विशेष अनुभव हो आपके जीवन का जो प्रभावित करता हो, वो मैं सुनना चाहती हाँ, हूँ। नहीं, पहला मेरा सम्मान ग्वालियर में मिला श्री संचार जी, मुरार द्वारा। और सबसे जी, महत्वपूर्ण कभी सम्मान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और सम्मान से क्या जी, होता है? प्रोत्साहन बढ़ता है। और सम्मान से जी, हमें गौरवान्वित तो हुए हैं। इस सम्मान का अर्थ ये हुँ, नहीं कि हम अहम के मालिक हो गए। अहम अगर पालेंगे तो रावण में हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। रावण विद्वान था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन रावण के अंदर अहम था। वो भी दर्शाना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि रावण का किरदार था। ये तो ऊपर से ही भगवान का आदेश था कि आप इस तरह का अपना किरदार निभाएंगे। और किरदार क्यों निभाया? तो दुनिया को पता चले कि विद्यमान होते हुए भी हमको पालना बड़ा कितना नुकसानदायक है। क्योंकि जी, सीता तो उनके माँ के समान थी। सीता का हरण करना तो सिर्फ बहाना मात्र था। यही मैं कहना चाहता हूँ। और जी, रहा मेरा सवाल, मेरा सबसे बड़े हमें अद्भुत क्षण मिला है 17 नवंबर 2007, कड़ाके की ठंड और शिमला की बर्फीली वर्षा। वहां पर शिमला की जी, महारानी प्रतिभा कुमारी सिंह ने मेरा सम्मान किया शिमला की वादियों में। वहां पर मेरा जी, पहला विशिष्ट बाल साहित्यकार सम्मान मुझे मिला। वो पा करके इतना गदगद हुआ कि मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, कुछ अद्भुत कार्य करके जाना है। और ये मैंने महसूस किया और गांठ से बांध लिया, यहाँ के कि निरंतर अपने लेखन को जारी रखेंगे। और रखा। लेकिन ये जरूर है जी, कि पहले कम था, अब ज्यादा रखा। तो आज भी जितने भी सम्मान मिलते हैं तो मेरी ड्यूटी उतना दायित्व बढ़ जाता है। आज मान लो आपने अपने सामने मुझे बुला करके यहाँ पर एहसास कराया कि मैं कुछ हूँ, तो इसका मतलब हमारी ड्यूटी बन जाती है कि आपके सानिध्य में रहकर, आपके सौजन्य से एक यात्रा से और आगे की महत्वपूर्ण यात्रा तय करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जिम्मेदारी में जी, कहाँ तक निभाऊंगा, मैं माता सरस्वती से यही आशीर्वाद मांगता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे और मैं आगे बढ़ता रहूं, चलता रहूं। लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपना काम आबाद गति से पूरा करता रहूंगा। जी, बहुत और अच्छे, श्रेष्ठ। सबसे बड़ी खुशी हमें प्रतिभा कुमारी सिंह द्वारा सम्मानित होने पर मिला। वहाँ इतनी ठंड थी, मैंने पूछा पानी गर्म चाहिए? बोले गर्म पानी नहीं है। बोले तो क्यों? बोले ठंड है, यहाँ ठंडे पानी से लोग नहाते हैं। हम मैं तो मध्य प्रदेश ग्वालियर का हूँ, मुझे ज्यादा ठंड लग रही। बोला शराब के नहा लो, शराब के कर लो। हमने शराब तो मैं पीता नहीं ना, नहाता हूँ मैं। लेकिन बहरहाल ये तो हकीकत यही है, चौलबाजियां भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा वो, शायद वो सम्मान हमारे लिए महत्वपूर्ण था। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। अगला प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ कि साहित्य यात्रा में किन व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है या फिर सबसे महत्वपूर्ण रहा है? कोई ऐसा मतलब अनुभव? हमारे जीवन के प्रति है, वैसे योगदान तो सभी साहित्यकारों का है। जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतलब हमारे जीवन में किसी साहित्यकार का अगर योगदान यूं नहीं व्यक्तिशय नहीं है, लेकिन उनके जो किताबें हैं, उनके पुस्तकों को पढ़ करके मुझे प्रोत्साहन मिला है। यानी जैसे हमने पढ़ा, विमल मित्र को पढ़ा, वो कृष्णचंद्र को जी, पढ़ा मैंने, अमृता प्रीतम के सारे उपन्यास पढ़ लिए मैंने। इन लोगों को पढ़ करके मुझे अध्ययन से जो हमें प्रेरणा मिली है, और साहित्य सर्जन को बल मिला है। और जी, माननीय अटल जी तो हमारे गौरव थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, ग्वालियर के गौरव थे। उनको भी, उनके सामने से मुझे कविता पाठ करने का अवसर मिला। और वो हमारे यहाँ बहुत ही बच्चा था उस समय, ये मान के चलिए उगता हुआ एक एक सूरज का है तो जरा अच्छा नहीं लगेगा, उगता हुआ पौधा था मैं, ये मान के चले। जी। अब पर्सनल क्वेश्चन समझ लीजिए मैं पूछ रही हूँ जो कि हाँ, आपकी लेखन प्रक्रिया के बारे में बताएँ। क्या आप किसी विशेष समय, विशेष वातावरण में लिखना पसंद करते हैं या फिर जब भावना उत्पन्न हुई और शब्द आ गए और आपने लिख लिया, ऐसा कुछ है?
नहीं ना, अगर देश काल वातावरण के अनुसार मैं कविता लिखता रहा, अगर मान लो कोई परिस्थिति विकसित आई तब भी मैं लिखता हूँ, और भावनाओं के आधार पर लिखता ही रहता हूँ, मैं लिखता हूँ, और ये कोई बंधन नहीं है। कविता कहीं से भी जी, शुरू हो सकती है, कोई भी अगर आपने अगर सब्जेक्ट दे दिया कि इस पर लिखना है, क्योंकि मेरे भाई बच्चे भी आए कि अंकल जी आप कवि है, मेरे को बाल कविता लिख के दे दो। मैं बाल कविता नहीं लिखता था, लेकिन बच्चे की प्रार्थना ने, बच्चे के निवेदन में मुझे लगा कि ये भगवान कह रहा है कि मैं, हर बच्चा भगवान का रूप होता है। भगवान ये आदेश कर रहा है, निर्देश कर रहा है कि मुझे कोई कविता दे दो लिख के, क्योंकि कल राष्ट्रीय त्योहार है 15 अगस्त है, मुझे कविता सुनानी है। तो मैंने उनको कविता आर्थिक लाइन की लिख के दी। इस तरह से भावना जग गई, बाल भावना मेरे मन में हुई। तो एक ही कारण चलते बाल साहित्यकार सम्मान 3 मुझे मिल चुके हैं, और 4 किताबें आ चुकी बाल साहित्य पर। तो मैंने बाल जी, साहित्य में भी सृजन किया और कविताएं देता जी, रहा। जी। अगला प्रश्न पूछने से पहले कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगी। काव्य के क्या? सागर में डूबा शब्दों की सौगात, काव्य के सागर में डूबा शब्दों की सौगात, व्यंग की मधुर चोट से गढ़ी उनकी बात, अनेक कृतियां रच सजी उजली महान, सम्मानों से शोभित साहित्य का वरदान। आपको बहुत सारे साहित्य आपने लिखे हैं, उनके आपको सम्मान भी मिले हैं। तो सर अगला प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ कि नए नवोदित जो रचनाकार हैं, साहित्यकार अभी नए-नए आ रहे हैं, और आप जैसे उन लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, तो उसी से संबंधित मैं अगला प्रश्न पूछ रही हूँ कि नवोदित लेखकों के लिए आपका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन करने का तरीका क्या है? उस पर हाँ, थोड़ा-सा प्रकाश डालें, क्योंकि इसको बाद में भी लोग देखेंगे और उससे सीखेंगे, आपसे प्रश्न भी करेंगे। जी, मैं कोई अगर नया लेखक या नया कवि मेरे सामने आता है, तो सबसे पहले उनकी मैं पीठ थपथपाता हूँ। इसलिए थपथपाता हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम रखा है। और कविता जी, लिखने के लिए उनको मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक कविता या कहानी को बार बार लिखिए, बार बार फाड़ कर फेंक दीजिए, बार बार जी, लिखिए, बार बार फाड़ कर फेंक दीजिए। तब आपके दिमाग में जो कैनवास में आपके जो शब्द रह जाएंगे, जो भाव रह जाएंगे, जो भावना रह जाएगी, उनको दोबारा लिखिए तो रिफा हो जाता है। रिफान करने के बाद कविता अच्छी निकलती है। लेकिन एक बात और बता दूं, हम नए लेखकों को हमेशा ये कहते हैं अध्ययन करिए। अध्ययन बहुत जरूरी, जैसा कि मैंने अध्ययन किया है। अध्ययन करेंगे, जब जब विश्वामित्र कितनी तपस्या की तब ऋषि बने, हमारे गौतम बुद्ध कितनी तपस्या की तब ऋषि बने। तो तपस्या तो साधना, साहित्य साधना मांगती, माता सरस्वती यूं वरदान नहीं देती। साधना करोगे तो आपको साहित्य में समृद्धता मिलेगी। तो जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अध्ययन बहुत जरूरी है। मैंने जी, अध्ययन के, आपके पास कितने शब्द होंगे, मैं हर एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, समझदार व्यक्ति से, बुद्धिमान व्यक्ति से आपके पास कितने शब्द हैं? 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितने आपके पास शब्द है? लिमिट है उसकी? कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन लिमिट बढ़ाएंगे आप, जितने ज्यादा शब्द होंगे, जितने ज्यादा शब्दों का भंडार होगा, उतना ही आपका ज्ञान, उतना ही आपका साहित्य मर्मज्ञ होगा, साहित्य परमार्जित होगा, साहित्य की संरचना होगी। इसलिए अध्ययन बहुत जरूरी है। नए नए शब्द बनते हैं, नए नए शब्द मिलते हैं। दो चार अगर जी, खूब मंडूक की तरह है, खूब मंडूक होता ना, कुएं में जो मंडूक होते हैं ना, मेंढक की जी, तरह, अरे वही इर्द गिर्द घूमते रहे, उन्हीं चंद शब्दों को इधर का उधर करते रहे, तो इसमें साहित्य का भला नहीं होता। इससे माता जी, सरस्वती कुपित होती है। माता सरस्वती यही कहती है, पढ़िए, सबको पढ़िए। अर्वाचीन काल से लेके प्राचीन काल तक के जितने भी कवि है, सबको पढ़िए, अध्ययन करिए और समझिए क्या है, तो आप निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर पाएंगे। जी। नए लेखकों के लिए और साहित्यकार बन रहे लोगों के लिए आपने बहुत ही उचित मार्गदर्शन दिया है। अब मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अनुसार सफलता और संतोष के बीच का मुख्य अंतर क्या है? देश, साहित्य और नवोदित साहित्यकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, अब देखिए, 3 मैं बात। आपको बता दूँ। हाँ, जी, पूरी आप प्रश्न कर, पूरी बात कहें, आप पूरी बात कहें, पूरी बात जी, कहो। मेरे कहने का मतलब मेरे एक प्रश्न में 3 है ना? देश, साहित्य और नवोदित साहित्यकार, तीनों के लिए संदेश दीजिए। जी, देखिए, मैं जब वो सेतुबंध बन रहा था, तो उसमें जी, गिलहरी की भूमिका का सबको पता है, गिलहरी की भूमिका थी। जी, गिलहरी की भूमिका थी, और गिलहरी की भूमिका क्या थी? पानी में जाता, गीला होकर आता, रेत में लोट लगाता, फिर पानी में जाता, गीला होकर आता, फिर लोट लगाता। तो किसी ने पूछा उनके, ये क्या कर रहे हैं? बोले, इनका भगवान राम का पुल बनाने में सहयोग कर रहा हूँ।
रेत के जो दाने हैं वो मैं वहां पे छोड़ रहा हूँ। तो यही हमारा योगदान है। लहरी मामूली नहीं था, वो भी किसी देवता का अवतार था। ये बताने के लिए उन्होंने ऐसा रूप धारण किया। चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है, धीरे धीरे चढ़ते दीवारों पर चढ़ जाती है। लहरें गिनकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, चलते रहिए, धीरे धीरे चलिए और कभी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िए, कभी लिफ्ट का सहारा न लें। आज तुमने बहुत बड़े कवि के साथ में चैनल के माध्यम से, कवि सम्मेलन के माध्यम से कविता पाठ कर लिया, इसका मतलब नहीं है कि आप बड़े कवि हैं। आप बड़े कवि नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, बल्कि सरस्वती माता को नाराज कर रहे हैं। कि आपकी जर्रत नवाजी है कि आपका बड़ा कवि बुलाने का, जब वो कहावत है ना, आज के जैसे राजनीति में कोई मंत्री नेता है अपने उत्तराधिकारियों को टिकट देता है, ये दूषित वातावरण होता चला जा रहा है। इसी तरह साहित्यकारों के क्षेत्र में उन्होंने सोच लिया कि तथाकथित साहित्यकार यानी चंद लालच के, चंद टुकड़ों के लालच में छोटे मोटे साहित्यकारों का शोषण करके अपने साथ बड़ा मंच देते हैं, वो निश्चित रूप से धोखा दे रहे हैं। इसके पक्ष में नहीं हूँ। इसलिए नए लेखकों को सावधान रहना चाहिए। तो नहीं, मैं अपने दम पर बढ़ूंगा, अपने कदम पर चलूंगा, पर मुखापेक्षी न बने। दूसरों के कंधे पर कभी बंदूक धरकर न चले। अपने पांव चलिए, अपने पांव चलिए और काम पर बढ़िए और लेखन जारी रखें। यही मेरा कहना है। दूसरा आपको कितना सहारा देगा, और दूसरा तो चला जाएगा, आप धड़ाम पे नीचे गिर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा हुआ, बहुतों का हश्र हुआ इस तरह का, मैंने खुद महसूस किया और देखा भी है। जब माननीय अटल जी कहा करते थे कि अपने पांव चलिए, अपने पांव बढ़िए, मंजिल मिल ही जाएगी, अंधियारा बहुत है, कोहरा छट जाएगा। ये अटल जी का कहना है। बहुत सुंदर। देश के नाम कुछ कहना चाहेंगे साहित्य के द्वारा? चलिए एक कविता आपके सामने रखता हूँ, ध्यान चाहूंगा मैं देश के लिए। देखें, तुम जहां पर खड़े हो प्यारे लाल वहीं डटे रहो। तुम जहां पर खड़े हो प्यारे लाल वहीं डटे रहो। प्यारे लाल एक प्रतीक है, यानी भारत माँ का लाल, यानी एक आम आदमी भी। तो मैं कहने कविता का मादा देखें, तुम जहां पर खड़े हो प्यारे लाल वहीं डटे रहो। अपने आप को इस तरह छलने से क्या फायदा, अपने आप को इस तरह छलने से क्या फायदा। अपनी मंजिल के लिए तुम खुद रास्ता बनो, अपनी मंजिल के लिए तुम खुद रास्ता बनो। सर झुकाकर यूं लंगड़ा कर चलने से क्या फायदा। तुम जहां पर खड़े हो प्यारे लाल वहीं डटे रहो। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और छंद देखें, छंद देखें, अभी कविता देखें। संस्कृति, संस्कृति इनकी बड़ी मछलियों की तरह है। संस्कृति इनकी बड़ी मछलियों की तरह है जो हर चौराहे पर खड़े हैं। संस्कृति इनकी बड़ी मछलियों की तरह है जो हर चौराहे पर खड़े हैं। पैदा होते ही चांदी की तलवार लेकर तुमको खाने के लिए अड़े हैं। संस्कृति इनकी बड़ी मछलियों की तरह है जो हर चौराहे पर खड़े हैं। पैदा होते ही चांदी की तलवार लेकर तुमको खाने के लिए अड़े हैं। मर जाना बेहतर होगा, मर जाना बेहतर होगा तूफानों से लड़ते हुए। मर जाना बेहतर होगा, मर जाना बेहतर होगा तूफानों से लड़ते हुए। बर्फ के मानिंद गलने से क्या फायदा, बर्फ के मानिंद गलने से क्या फायदा। तुम जहां पर खड़े हो प्यारे लाल वहीं डटे रहो। अपने आप को इस तरह छलने से क्या फायदा। अपनी मंजिल के लिए तुम खुद रास्ता बनो। सर झुकाकर यूं लंगड़ा कर चलने से क्या फायदा। तुम जहां पर खड़े हो। और अंतिम छंद ध्यान चाहूंगा, अंतिम छंद है पूरे देशवासियों के लिए, एक समृद्ध मंच के माध्यम से पटल के पास और इसके पास सभी को कहना चाहता हूँ। देखें, मेरा तुमसे यही निवेदन है, मेरा तुमसे यही निवेदन है, जो तुमने पाया है उससे भी ज्यादा पाइए। मैं कल को हराना चाहता हूँ और आज को हराना चाहे तो कल जीत लेना चाहता हूँ। ये आपका प्रण होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। मेरा तुमसे यही निवेदन है, जो तुमने पाया है उससे भी ज्यादा पाइए। आदमी का जन्म लिया है अगर तुमने, तो फिर कोई नया खेल दिखलाइए। मेरा तुमसे यही निवेदन है, जो तुमने पाया है उससे भी ज्यादा पाइए। आदमी का जन्म लिया है अगर तुमने, तो फिर कोई नया खेल दिखलाइए। चलो सदा मोमबत्ती की तरह, चलो सदा मोमबत्ती की तरह जो दूसरों को रोशनी दे। चलो सदा मोमबत्ती की तरह
जो दूसरों को रोशनी दे, तिल तिल कर जलने से क्या फायदा, तिल तिल कर जलने से क्या फायदा। तुम जहां पर खड़े हो प्यारे लाल, वहीं डटे रहो, अपने आप को इस तरह छलने से क्या फायदा। अपनी मंजिल के लिए अपनी मंजिल के लिए तुम खुद रास्ता बनो, सर झुकाकर यूं लंगड़ा कर चलने से क्या फायदा। तुम जहां पर खड़े हो प्यारे लाल। बहुत सुंदर संदेश, बहुत ही सुंदर, सभी के लिए, जो लोग देख रहे हैं और जो भविष्य में भी देखेंगे उन सभी के लिए। अब हमारी ये मुलाकात यहीं पर समाप्त होती है। कुछ शब्द मैं बोलना चाहती हूँ। आदरणीय भट्ट जी संग बिताए प्रेरणादायक पलों में हमने खट्टे मीठे अनुभवों के साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य की बहुत सारी बातें की आपस में, जो हमें मार्गदर्शन और ऊर्जा भविष्य में भी देती रहेंगी। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से यह पटल बहुत ही धन्य हुआ। कांति ब्लॉक पटल धन्य हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी अपने चिकोटी, व्यंग और कविता के द्वारा। आपसे हमने बहुत सारी सीख ली। भविष्य में आशा करती हूँ कि इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख करके डाल सकते हैं, ताकि अगली बार हम भट्ट जी को बुला सकें आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के लिए। और भी जो भी आप लोगों की मनोकामनाएं हो, इच्छाएं हो, प्रश्न पूछना चाहते हो, सभी के लिए लिख करके डाल सकते हैं। और सभी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हम दोबारा बुलाएंगे। और बिल्कुल, आशा जरूर करती जरूर हूँ जरूर जरूर जी आएंगे, जरूर, आशा बिल्कुल जरूर। जी और आशा करती हूँ कि आप ज़रूर आएँगे। आप बोल रहे हैं तो विश्वास भी है। और कमेंट में सभी लिखें, आदरणीय आपकी उपस्थिति से हमें जो आज प्रेरणा मिली है, इसकी अभिलाषा तो थी, लेकिन अब ये जीवन भर के लिए हमारे लिए धरोहर है। तो विदा लेते-लेते मैं चाहूँगी कि आप 2 शब्दों से इस पटल को आशीर्वाद बहुत बहुत प्रदान करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कांति ब्लॉक के इस लोकप्रिय पटल को मैं साधुवाद देता हूँ, और मैं ग्वालियर की पावन धरती का आप सभी को प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरह मैं ही कहूंगा, देखें, एक बूढ़े बदन में, एक बूढ़े खंडहर में अब भी जवानी है, एक बूढ़े खंडहर में अब भी जवानी है, सर पर ताज है, पुरखों की निशानी है। एक बूढ़े खंडहर में अब भी जवानी है, सर पर ताज है, पुरखों की निशानी है। यही क्या कम है कि जमाना पूछ लेता है, यही तो बस जमाने की मेहरबानी है, जमाने की मेहरबानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जब भी मेरी जी, जरूरत होगी मैं आपके बीच आऊंगा जी। अवश्य। जय माता सरस्वती। जी, बहुत-बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपके उपस्थिति से आपकी गरिमामयी उस उपस्थिति से ये पटल धन्य हुआ। हम बहुत आभारी हैं आपके। और धन्यवाद। जब भी हम बुलाएँ आप आइए। धन्यवाद। आभार।